3 दिसंबर 1971 की रात पाकिस्तान ने अचानक इंडिया के 11 एयरबेस पर एक साथ हमला कर दिया। उनके फाइटर जेट्स ने इंडियन एयरफील्ड्स को टारगेट किया। पाकिस्तान को लग रहा था कि वो इंडिया को एक बड़ा झटका देकर युद्ध जल्दी खत्म कर देगा, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले सिर्फ 13 दिन में उनकी पूरी आर्मी सरेंडर कर देगी। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि भारत के इतिहास की सबसे बड़ी मिलिट्री विक्ट्री बनने वाला था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एपिक भारत स्टोरी में। आज हम जानेंगे 1971 इंडो पाक वॉर की असली कहानी। इस युद्ध की जड़ बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। पाकिस्तान के दो हिस्से थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। दोनों के बीच कल्चर, लैंग्वेज और पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा डिफरेंस था। ईस्ट पाकिस्तान के लोग बंगाली थे, जबकि वेस्ट पाकिस्तान उर्दू और पंजाबी स्पीकिंग था। वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पर अपना कंट्रोल थोपना चाहता था और उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता था। ईस्ट पाकिस्तान के लोग धीरे धीरे गुस्से से भर रहे थे। दिसंबर 1970 में पाकिस्तान में इलेक्शन हुए। शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग ने ईस्ट पाकिस्तान में ज़बरदस्त जीत हासिल की और मेजॉरिटी सीट्स जीत ली। देश को लग रहा था कि अब शेख मुजीब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन जनरल यहिया खान और जुल्फ़िकर अली भुट्टो ने उन्हें पावर देने से इनकार कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। फिर मार्च 1971 में पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। ये एक भयानक मिलिट्री क्रैकडाउन था। बंगाली सिविलियंस, स्टूडेंट्स और हिंदूज को टारगेट किया गया। लाखों लोग मारे गए, विलेजेस जला दिए गए और औरतों के साथ अत्याचार हुआ। डर के मारे 1 करोड़ से ज्यादा रेफ्यूजीज इंडिया आ गए। इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन चुका था। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से शांति की बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार मना कर दिया गया। अब इंडिया के पास सिर्फ 2 रास्ते बचे थे, या चुपचाप सब सहना या फिर युद्ध के लिए तैयार होना, और वो रास्ता था युद्ध। मार्च 1971 से ही इंडियन आर्मी ने सीक्रेटली अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। रातों को मीटिंग्स हो रही थी। इंदिरा गांधी खुद आर्मी हेडक्वार्टर्स में पहुंच रही थी। वो आर्मी चीफ्स के साथ घंटों बात करती थी। उनकी आंखों में एक अलग ही आग थी। इंडिया सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, बल्कि एक फैसला करने के लिए तैयार हो रहा था। सबसे बड़ी चैलेंज ये थी कि दूसरी तरफ रशिया का सपोर्ट भी मिल जाए, क्योंकि अमेरिका और चीना पाकिस्तान के साथ थे। इंदिरा गांधी ने सीक्रेटली रशिया के साथ बात की और एक स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग बना ली। ये अंडरस्टैंडिंग बाद में बहुत काम आने वाली थी। लेकिन सबसे जबरदस्त चैप्टर था मुक्ति बाहिनी। ईस्ट पाकिस्तान के अंदर ही एक नया क्रांतिकारी ग्रुप बन चुका था। हजारों यंग बंगाली लड़के जो पाकिस्तान आर्मी के जुल्म से परेशान थे, जंगल में छुपे हुए थे। इंडियन आर्मी ने उन्हें सीक्रेटली ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। वेपन्स चलाना, गुरिल्ला वॉरफेयर, कम्युनिकेशन, सब कुछ। ये मुक्ति बाहिनी के लड़के बहुत बहादुर थे। वो अपने ही घर में घुसकर पाकिस्तानी आर्मी को अंदर से कमजोर कर रहे थे। नवंबर 1971 तक सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। ईस्ट पाकिस्तान में रोज मौत का तांडव चल रहा था। इंडिया में रेफ्यूजी कैंप्स में लोग भूख और बेघर हुए जा रहे थे। इंदिरा गांधी ने अपने क्लोजेस्ट एडवाइजर से कहा था, अब और इंतजार नहीं, अब लड़ना पड़ेगा। और फिर आया वो दिन, 3 दिसंबर 1971। रात के अंधेरे में पाकिस्तान ने सोचा था कि वो पहले हमला करके इंडिया को सरप्राइज कर देगा। उन्होंने इंडिया के 11 एयरबेस पर एक साथ हमला बोल दिया। फाइटर जेट्स की आवाज से पूरा आसमान गूंज उठा, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही पाकिस्तान ने हमला किया, इंडियन एयरफोर्स ने तुरंत मुंह तोड़ जवाब दिया। आसमान में एक भयानक डॉग फाइट शुरू हो गया। इंडियन पायलट्स ने अपनी पूरी ताकत से काउंटर अटैक शुरू कर दिया। ईस्टर्न फ्रंट पर तो जैसे आग लग गई थी। इंडियन आर्मी और मुक्ति बाहिनी ने मिलकर बहुत ही तेज और स्ट्रेटेजिक अटैक शुरू कर दिया। टैंक, आर्टिलरी, इन्फेंट्री सब एक साथ ढाका की तरफ बढ़ रहे थे। वेस्टर्न फ्रंट पर इंडियन फोर्सेज ने पाकिस्तान को रोक रखा था ताकि वो ईस्ट पाकिस्तान की मदद न कर सके। लेकिन दोस्तों, असली खेल, असली ड्रामा तो ईस्ट पाकिस्तान में होने वाला था। वहां इंडियन आर्मी एक ऐसे मिशन पर थी जो इतिहास में सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। इंडियन आर्मी ने बहुत ही तेज, स्ट्रेटेजिक और बेबाक तरीके से अटैक शुरू कर दिया। जैसे एक आंधी की तरह वो सीधे ढाका की तरफ बढ़ रहे थे। हर सोल्जर के दिल में एक ही जुनून था, ढाका को जल्दी से जल्दी आजाद करना है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है। सबसे खौफनाक और सबसे खूनी बैटल हुई बैटल ऑफ हिल्ली में। पाकिस्तानी आर्मी ने यहां अपना सबसे मजबूत डिफेंस सेटअप किया था।
कंक्रीट बंकर्स, मशीन गन पोस्ट्स और माइंस के साथ उन्होंने हिल्ली को ऑलमोस्ट इम्प्रेग्नेबल बना दिया था। लेकिन इंडियन सोल्जर्स ने अपनी जान पर खेलकर इस मैदान में बहादुरी की मिसाल पेश की। रात के अंधेरे में, बारिश के सिलसिले में, नी डीप पानी में भी वो आगे बढ़ते गए। मशीन गन की गोली बरस रही थी, आर्टिलरी के गोले गिर रहे थे, फिर भी इंडियन जवान पीछे नहीं हटे। बैटल ऑफ हिल्ली को आज भी 1971 की सबसे बड़ी और सबसे खूनी लड़ाई माना जाता है। इस बैटल ने पाकिस्तानी आर्मी की बैकबोन तोड़ दी। एक तरफ लैंड पर यह सब हो रहा था, तो दूसरी तरफ समुंदर में इंडियन नेवी ने अपना जबरदस्त कमाल दिखा दिया। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत आईएनएस निर्घात और आईएनएस निपत ने रात के अंधेरे में कराची पोर्ट पर सरप्राइज अटैक किया। स्टिक्स मिसाइल्स ने पाकिस्तानी डिस्ट्रॉयर पीएनएस खैबर को एकदम से डुबो दिया। कराची के आसमान में आग की लहर उठ रही थी। पूरा पोर्ट केओस में था। इंडियन नेवी ने सिर्फ कुछ घंटों के अंदर ही पाकिस्तानी नेवल पावर को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया। और सबसे इंप्रेसिव था इंडियन एयरफोर्स का परफॉर्मेंस। पाकिस्तानी एयरफोर्स को उस टाइम सुपीरियर माना जाता था, लेकिन इंडियन पायलट्स ने आसमान में अपनी पूरी ताकत दिखा दी। मिग-21, हॉकर हंटर और सुखोई SU-7 जेट्स ने लगातार एयर स्ट्राइक्स किए। पाकिस्तानी एयरफील्ड्स को टारगेट किया गया। एक के बाद एक मिशन सक्सेसफुल हुए। इंडियन एयरफोर्स ने जल्दी ही ईस्ट पाकिस्तान में ऑलमोस्ट पूरी एयर सुपीरियॉरिटी हासिल कर ली। पाकिस्तानी जेट्स जमीन पर ही रह गए, उड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। जब इंडियन फोर्सेस ढाका के बिल्कुल करीब पहुंच गए, तब पाकिस्तानी कैंप में पूरा पैनिक फैल गया। उनके ऑफिसर्स और सोल्जर्स दोनों समझ गए थे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। सप्लाई लाइंस काट दी गई थी, राशन खत्म हो चुका था और मोराल बिल्कुल टूट चुका था। लेफ्टिनेंट जनरल आका नियाजी, जो ईस्ट पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ थे, अपने हेडक्वार्टर्स में बैठे हुए बहुत परेशान थे। पहले वो बोस्ट करते थे कि ढाका पर टैंक से गुजरना पड़ेगा तभी सरेंडर करेंगे, लेकिन अब वही नियाजी अपनी पूरी आर्मी के साथ घिरे हुए थे। कोई एस्केप रूट नहीं था, कोई मदद नहीं आ रही थी। सिर्फ इंडियन आर्मी चारों तरफ से घेर रही थी और आगे बढ़ रही थी। हवा में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, इंडियन फोर्सेज आ रहे हैं और वो बहुत तेज आ रहे हैं। 6 दिसंबर 1971। ये दिन सिर्फ कैलेंडर के एक पेज में नहीं, भारत के इतिहास के सोने के अक्षरों में लिखा गया है। ढाका के रेस कोर्स ग्राउंड, वही मैदान जहां कुछ दिन पहले पाकिस्तानी फोर्सेज अपनी ताकत और औकात दिखा रहे थे, उसी मैदान में अब इतिहास रचने वाला था। 16 दिसंबर 1971 की दोपहर, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन एक्साइटमेंट और गर्व की गर्मी सारी हवा में फैली हुई थी। पाकिस्तानी जनरल आक नियाजी, जो कुछ दिन पहले बहुत आकार के बात करते थे और बोस्ट करते थे, आज वाइट फ्लैग हाथ में लेकर धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके पीछे उनकी पूरी आर्मी खड़ी थी। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स, हाथ ऊपर किए हुए, सर झुकाए हुए। एक तरफ इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा अपने ऑफिसर्स के साथ शान से खड़े थे। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उनकी आंखों में विजय का जश्न और उन सोल्जर्स की कुर्बानी का एहसास साफ दिखाई दे रहा था। वो हिस्टोरिक मोमेंट आया जब जनरल नियाजी ने सरेंडर डॉक्यूमेंट पर साइन किए। पूरा रेस कोर्स ग्राउंड सन्नते में डूबा हुआ था। फिर एकदम से इंडियन सोल्जर्स ने जोर जोर से चीयर करना शुरू कर दिया। भारत माता की जय की गूंज गूंज उठी, ट्राइकलर फ्लैग लहराया गया और उस मोमेंट पूरा भारत अपने घर में बैठे बैठे गर्व से भर उठा था। ये सिर्फ एक सरेंडर नहीं थी दोस्तों, ये दुनिया के इतिहास में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी सरेंडर थी। 93,000 ट्रेन पाकिस्तानी सोल्जर्स ने हाथ उठा दिए। ये नंबर इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी आर्मी ने इतनी बड़ी आर्मी को इतनी जल्दी सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस बड़ी विक्ट्री की कीमत भी बहुत बड़ी थी। इस युद्ध में इंडियन आर्मी के लगभग 3,900 बहादुर सोल्जर्स अपनी जान कुर्बान कर चुके थे। हर एक शहीद की कुर्बानी आज भी हमें गर्व और आंसू दोनों देती है। पाकिस्तानी तरफ से 8,000 से ज्यादा सोल्जर्स मारे गए और 93,000 को प्रिजनर बना लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत जीत ये थी कि इस युद्ध के नतीजे में एक नया देश पैदा हुआ, बांग्लादेश। जिन्होंने अपनी जुबान, अपनी कल्चर, अपनी पहचान और अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई थी, उनका सपना आखिरकार सच हो गया। एक ऐसा देश जो पाकिस्तान के जुल्म और अत्याचार से आज़ाद हुआ।
आज भी बांग्लादेश के लोग 1971 के उन इंडियन सोल्जर्स को अपना मुक्तिदाता के रूप में याद करते हैं। उस मोमेंट जब इंडियन फ्लैग ढाका के आसमान में लहराया, उस मोमेंट लाखों लोगों की आंखें नम हो गई थीं। कुछ लोग खुशी के आंसू रो रहे थे, कुछ लोग अपने शहीद दोस्तों और भाइयों को याद करके रो रहे थे। ये सिर्फ मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, ये इंसानियत की जीत थी। ये उस बात की मिसाल थी कि जब कोई जुल्म करता है तो उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। इंडियन आर्मी ने न सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद कराया, बल्कि पूरी दुनिया को एक बार फिर दिखा दिया कि भारत अगर लड़ता है तो दिल से लड़ता है। और भारत की जीत सिर्फ जीत नहीं होती, ये पूरी जीत होती है। दिसंबर 1971 का युद्ध सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं था, ये एक मैसेज था पूरी दुनिया को। अगर कोई भारत के साथ गलत करेगा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस युद्ध ने इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटी को दुनिया के सामने प्रूव कर दिया। ये आज भी हमारे लिए इंस्पिरेशन है। आज बांग्लादेश एक अलग मुल्क है और हम उनके साथ अच्छे रिलेशंस रख रहे हैं, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए उन सोल्जर्स की कुर्बानी को जो इस विक्ट्री के पीछे थे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कारगिल वॉर की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग हिस्ट्री स्टोरीज आप तक पहुंच सके। जय हिंद, भारत माता की जय।